evening, everyone. Good evening, Diksha. Good evening, Ajay. Good evening, Khushi. Good evening, Kashish. Good evening, Sana. Good evening, Soumya. Good evening, Kamini. Good evening, Kashish. Good evening, Aarti. Good evening, Anjali. Good evening, Sneha. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ऑलरेडी लेट हो गया है। ठीक है, तो सुबह जो है हमने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हमने पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको लेंस फार्मूला बताया था। ठीक है, एंड लेंस फार्मूला के बाद जो है हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा था, किसमें, लेंस के केसेस में। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है पावर ऑफ अ लेंस के लिए। ठीक है, तो पावर ऑफ अ लेंस जो है वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, फोकल लेंथ के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे जो हम पावर निकालते हैं, ठीक है, मतलब जो जैसे चश्मा जो हम पहनते हैं उसमें भी जो लेंस होता है तो उसकी पावर होती है, जैसे -1 या फिर +1 या फिर 1.25। तो वो पावर बेसिकली आती कैसे, फोकल लेंथ से आती है। ठीक है, तो पावर ऑफ अ लेंस इज अ मेजर ऑफ द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस व्हिच अ लेंस इंट्रोड्यूस इन द लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला छोड़ो, अगर करना चाहो तो इसे भी कर सकते हो, मतलब वो किसके लिए, सेंटीमीटर के लिए। तो करा क्या, 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से डिवाइड करोगे फोकल लेंथ को तो 100 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला आपने ध्यान रखना क्या होता है, 1/फोकल लेंथ होता है, लेकिन फोकल लेंथ आपको किस में लेनी होती है, मीटर में लेनी होती है, इसका मतलब ये है। और अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है तो पावर का फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा 100/फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। क्योंकि पावर अगर मतलब फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में दी हो, मीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। तो 100 से जब फोकल लेंथ को डिवाइड करोगे तो वो 100 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में। ओके, और it is also defined as the tangent of the angle by which it converges or diverges a beam of light falling at unit distance from the optical center। ठीक है, ये छोड़ो, ये इतना काम का इतना फॉर्मूला है नहीं, बाकी कहीं पर अगर न्यूमेरिकल में यूज होगा तो फिर देख लेना। ठीक है, अब ये h/f पता नहीं क्या चीज है, f तो फोकल लेंथ हो गया, h या तो हाइट हो सकता है। ठीक है, h या तो फिर आपका इमेज का या ऑब्जेक्ट का हाइट हो सकता है, तो ये देख लेना। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला है मुझे भी नहीं पता, मैंने भी नहीं पढ़ा कभी ये तो। और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का मतलब ये है कि अगर आप एक से ज्यादा लेंसेज का इस्तेमाल कर रहे हो तो उनका कंबाइंड पावर आप कैसे निकाल सकते हो, या कंबाइंड फोकल लेंथ आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो मान लो अगर हमने काफी सारे थिन लेंसेज लिए जिसकी फोकल लेंथ f1 f2 f3 एंड सो ऑन है, और इनको हमने कॉन्टेक्ट में लगाया, तो जो अफेक्टिव फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं वो आप ऐसे करके निकाल सकते हो, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन, जितने भी लेंसेज आपके होंगे। तो इससे इस फॉर्मूला से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपको दे दिया जाएगा कि 3 लेंसेज हैं, उसका पावर प्लस इतना है, मतलब उसकी फोकल लेंथ प्लस इतनी है, माइनस इतनी है, प्लस इतनी है, तो जो भी होगा आप विद साइन आप उसको वैल्यू को रखोगे। तो 1/f करके ये 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 बाकी जितने भी लेंसेज हो गए उनको ऐसे ही करके उनकी फोकल लेंथ रख दोगे, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाएगी। तो 1/f जितना भी आएगा उसका उल्टा जब आप करोगे तो फोकल लेंथ की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको पावर निकालना है तो पावर आप ऐसे निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट पावर जो हो जाएगी वो हो जाएगी P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, और P1 क्या होगा, 1/f1 हो जाएगा, P2 क्या होगा, 1/f2 हो जाएगा, और P3 क्या हो जाएगा, 1/f3 हो जाएगा। किसमें, मीटर में। फोकल लेंथ किसमें लेनी है, मीटर में लेनी है। तो ये आपने जो है यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में ध्यान रखना है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और अब इसके बाद जो है हमारा है प्रिज्म के बारे में। ठीक है, प्रिज्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा जो है समझ लेते हैं पहले, प्रिज्म बना के। तो प्रिज्म क्या होता है, बेसिकली एक रेक्टेंग, मतलब प्रिज्म तो एक अलग चीज हो गई, बाकी एक रेक्टेंगुलर स्लैब भी होता है। यहाँ पर किसके बारे में बताया, दोनों के बारे में शायद बताया होगा, एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म के बारे में बताया ना, तो प्रिज्म के बारे में देख लो। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर रेक्टेंगुलर स्लैब दिया होता है, रेक्टेंगुलर स्लैब का मतलब क्या होता है कि ये मान लो एक ग्लास का रेक्टेंगुलर स्लैब है,
रेक्टेंगुलर स्लैब मतलब इस तरीके का, आपने देखा भी होगा अपनी फिजिक्स लैब में, ये ग्लास का बना होता है, ठीक है, मतलब कांच का बना होता है। तो इसमें से लाइक हम क्या करते हैं, वो करते हैं मतलब ना डिस्पर्जन वाला लाइट, या लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो वाला हम वो करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, जैसे इधर जो मीडियम है वो क्या है, एयर है, ये वाला कौन सा मीडियम है, अपना ग्लास है, और इसके बाद वापस से क्या है, एयर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ जो कि ये आपके प्रिज्म में भी अभी काम आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो गया। अब ध्यान आपको यहाँ पर क्या रखना है कि जैसे मान लो कोई इंसिडेंट रे यहाँ पर आती है, कहाँ पर, यहाँ पर, एयर से कहाँ पर आई, कोई ग्लास पर टकराने के लिए इंसिडेंट रे आई, ठीक है, और इसके साथ साथ आपने यहाँ पर क्या बना दिया, एक नॉर्मल लाइन बना दी। तो अब मेरे को ये बताओ, अगर ये नॉर्मल लाइन है और ये इंसिडेंट रे है, तो जब ये एयर से ग्लास में जाएगी तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल को शिफ्ट होगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी, बताओ। नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से दूर भागेगी? टुवर्ड नॉर्मल। बताओ भाई बाकी लोग। अरे पढ़ा नहीं है क्या भाई? कितने लोग हैं, 18 लोग हैं और सिर्फ एक या दो आंसर कर रहे हैं। बाकी लोग क्या मैच देखने आए इधर? भाई आईपीएल देखने आए हो क्या आप लोग? आंसर क्यों नहीं कर रहे हो जब ये चीज आप पढ़ चुके हो? पूरा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया था रिफ्रैक्शन क्या होता है, रेयर से डेंसर मीडियम में, डेंसर से रेयर मीडियम में, फिर भी नहीं बता पा रहे हो। तो भाई एयर क्या है आपका, रेयर मीडियम है, ग्लास उसके कंपैरिजन में डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इंसिडेंट रे है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगी, यानी कि इंसिडेंट रे को जाना इस तरीके से था, अगर मान लो यहाँ पर ग्लास नहीं होता तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन यहाँ से निकलकर इस तरीके से होती, लेकिन ग्लास मीडियम आ गया, यानी कि डेंसर मीडियम अगर आ गए तो डेंसर मीडियम की वजह से क्या होगा, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वाली रे कौन सी हो गई आपकी, रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ठीक है। इसको मैं यहां तक ले जाता हूँ, ये कौन सी रे हो गई, रिफ्रैक्टेड रे हो गई। आ गई बात समझ में? अब उसके बाद क्या है, जब रिफ्रैक्टेड रे वापस से क्या होगा, ग्लास से क्या होगा, और मान लो आगे कहाँ जाती है, एयर में जाती है, ठीक है। ग्लास से कहाँ जाती है, एयर में जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वापस से नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसके इंटरफेस पे नॉर्मल जो है वो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, ये इसका नॉर्मल बन गया यहाँ पर। इसे आप नॉर्मल 1 कह सकते हो, इसे आप नॉर्मल 2 कह सकते हो। तो अब क्या होगा, ग्लास से जब एयर में जाएगी लाइट रे, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ग्लास से एयर में जाएगी, तब क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगी या नॉर्मल के पास आएगी? बोलो। अब फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, ये रे आपकी अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ठीक है। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो मतलब एक्चुअली में रे को किस तरीके से जाना था, इस तरीके से जाना था, ये रे का सीधा सीधा रास्ता था, लेकिन अभी क्या है, ये नॉर्मल से दूर जाएगी। तो नॉर्मल से जो दूर जाने का मतलब क्या है कि ये रे हम इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से। तो ये क्या हो गई, अपनी पाथ से दूर, मतलब नॉर्मल से दूर की तरफ डेविएट हो गई अपने पाथ से, ठीक है। तो ये इस तरीके का फिनोमेना आपको दिखता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि एक तो इंसिडेंट रे हो गई, एक आपकी रिफ्रेक्टेड रे हो गई, और ये जो सबसे बाहर को ये जो रे निकली है इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। कौन सी, ये वाली, ठीक है। मतलब जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में जो रे वापस चली जाएगी, एक बीच के इंटरमीडियम, जो बीच में आपका इन बिटवीन जो मीडियम है, जो ग्लास है, उससे वापस वापस उसी अपने मीडियम में आ जाएगी जिससे वो चलना स्टार्ट करी थी। तो वो वाली जो रे होती है कौन सी होती है, इमर्जेंट रे होती है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एंगल्स की बात कर लेते हैं तो एंगल्स भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये सबसे पहले नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये वाला एंगल कौन सा हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे निकली है, तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये वाला जो एंगल है, ये क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो रिफ्रैक्टेड रे वापस से बाहर निकली है इमर्जेंट रे के फॉर्म में, तो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, एंगल ई, यानी कि एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एंगल आपका और बढ़ जाता है जब इस तरीके का आपको मीडियम टू मीडियम ट्रेवल करते हुए लाइट रे दिखती है,
ठीक है। तो सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस, और हमेशा एंगल किस लाइन से मेजर करना होता है, नॉर्मल से मेजर करना होता है, ठीक है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में या इंसिडेंट लाइट के बीच में जो एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो सबसे बाहर होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, ठीक है। तो ये जो है आपने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये कुछ इस तरीके का फिनोमेना होता है। और एक चीज जो और हमें देखने को मिलती है, ये जो आप ब्लू वाली लाइन जो देख रहे हो जो कि इमर्जेंट रे के फॉर्म में निकली है, अगर इस इमर्जेंट रे को मैं पीछे डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ लेकर जाऊंगा तो आप हमेशा ये चीज पाओगे कि एंगल, ये जो आपकी इंसिडेंट रे थी वो किसके पैरेलल हो जाती है, इमर्जेंट रे के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। अगर इमर्जेंट रे को मैं पीछे लेकर जाऊं, कहां तक, ये इंसिडेंट रे तक लेकर जाऊं, तो आपको ऐसा दिखेगा यहाँ पर कि जो इंसिडेंट रे होती है वो हमेशा इमर्जेंट रे के पैरेलल होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे गई और दूसरे मीडियम से वापस अपने मीडियम में फिर से रे बाहर निकल गई, तो वो जो इमर्जेंट रे होगी और जो इंसिडेंट रे होगी वो आपस में 0 डिग्री का एंगल अपने साथ एक दूसरे के साथ बनाएंगी। और हम ये कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका ग्लास स्लैब वाली कंडीशन। और उसके बाद जो है, अब मैं आपको वो बता देता हूँ प्रिज्म के बारे में, ठीक है। तो प्रिज्म में भी अपने यही सारे कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो अब प्रिज्म का आप डायग्राम समझ लो, चाहो तो इसे बना भी लेना, प्रिज्म का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है। तो प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, तो पहले तो ये समझते हैं कि प्रिज्म बेसिकली होता क्या है। देखो, प्रिज्म का मतलब ये होता है कि लाइक, मतलब प्रिज्म जो है वो काफी सारे तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। प्रिज्म का मतलब यही है कि वो लाइक एक 3D बॉडी होती है, ठीक है। जैसे कि ट्रायंगुलर, बेसिकली हम जो बात करते हैं वो ट्रायंगुलर प्रिज्म की करते हैं। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म जो होता है वो आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। एक तो ये इस तरीके से होगा, फिर यहाँ पर ऐसे होगा, और इसको आप इस तरीके से डॉटेड आप बना सकते हो। तो इसको जो है आपने इस तरीके से मिलाया, ठीक है। और यहाँ से जो है इसको इस तरीके से मिला दिया आपने, और फिर आगे जो है ये इस तरीके से मिला होता है। मतलब ये वाली लाइन भी, अंदर वाली लाइन भी डॉटेड ही आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप शायद थोड़ा थोड़ा सा समझ पाओ कि प्रिज्म कैसे दिखता है। तो प्रिज्म इस तरीके का होता है, मतलब ये इसका साइड व्यू अगर हम देख रहे हैं तो ये सॉलिड होता है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन हम जो अभी स्टडी करेंगे वो इसके सिर्फ और सिर्फ इस वाले फेस के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। इस वाले फेस के अकॉर्डिंग हम इसकी स्टडी करेंगे, मतलब फ्रंट व्यू देखते हुए। तो प्रिज्म आप देख लो, इस तरीके का ये 3D फिगर होता है, और ये पूरा ग्लास का बना होता है। और इससे एक साइड से लाइट आती है, लाइट आने के बाद वो बिखर जाती है, और उसके बाद वापस जब निकलती है तो भी वो सिंगल लाइट की तरह निकलती है। कहने का मतलब ये है कि प्रिज्म के अगर एक फेस से लाइट एंटर होगी तो लाइट एंटर होते ही उसका रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होने के बाद जो है वो लाइट स्प्लिट हो जाती है अपने, अगर मान लो व्हाइट लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो वो अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। और उसके बाद वापस से अगर ग्लास से वो कहाँ जाएगी, एयर मीडियम में जाएगी, तो वो जो स्प्लिट लाइट हुई थी वो वापस से कंबाइन होकर व्हाइट लाइट की फॉर्म में बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके जो भी टेक्निकल चीजें हैं वो हम ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया ट्रायंगल। तो अब ये समझ लो कि फ्रंट वाला फेस हम देख रहे हैं, ठीक है। तो फ्रंट वाले फेस में जब आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगी, इंसिडेंट रे होगी। ये है इस तरीके से इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्या, इंसिडेंट रे, आई से इसको मैंने डिनोट कर दिया।
अब इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया। तो नॉर्मल जो है वो ठीक इसके परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, ठीक है। किसके परपेंडिकुलर, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस आप देख रहे हो इसके ठीक परपेंडिकुलर होगा। तो ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया। अब क्या है, ये एयर मीडियम है इस तरफ, और ये किसका बना हुआ है, ग्लास का बना है, ठीक है। ये किसका बना है, ग्लास का बना हुआ है। तो रेयर से डेंसर में आ रही है, तो अब क्या होगा, ये जो रे आपकी थी ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। और अगर ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो बेंडिंग के टाइम ये इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल की तरफ क्योंकि अगर यहाँ पर बेंडिंग नहीं होती, इसकी मीडियम अगर चेंज नहीं होता, तो एक्चुअली में ये कैसे जा रही होती, ऐसे करके जा रही होती, ठीक है। कैसे जा रही होती, ऐसे करके जा रही होती। तो इसको भी मैं पीछे तक एक्सटेंड कर देता हूँ, क्योंकि इससे भी हमने अभी काम लेना है। तो ये इसका जो एक्चुअल रास्ता था इंसिडेंट रे का, वो कुछ इस तरीके का था, जो मैंने रेड कलर की डॉटेड लाइन बनाई है। बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन, यहाँ पर रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, ये रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ठीक है। तो इसका नॉर्मल की तरफ बेंड होने की वजह से आप देख सकते हो ये किस तरीके से पैरेलल हो चुकी है प्रिज्म के नीचे वाले बेस की, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, अब वापस से यहाँ पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। तो एक तो ये नॉर्मल हो गया था, और एक नॉर्मल यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये भी आपका क्या है, दूसरे वाले फेस के ठीक परपेंडिकुलर है। अब क्या होगा, ये नॉर्मल आपका यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। तो अब ये जो लाइट रे है, अगर यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं होता, तो यहाँ से पास करने पे ये लाइट रे कुछ इस तरीके से बाहर निकल जाती, ठीक है। लाइट रे जो है वो क्या होता, इस तरीके से क्या होता, बाहर निकल जाती। बट अभी क्या होगा, ये लाइट रे क्या करेगी, नॉर्मल से दूर, मतलब नॉर्मल से दूर शिफ्ट होगी। और नॉर्मल से अगर ये दूर शिफ्ट होगी तो कुछ इस तरीके से ये नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये जो रे आपकी निकली, ये कौन सी थी, इमरजेंट रे थी, ठीक है। ये कौन सी थी, इमरजेंट रे। और बीच में जो आपको रे दिख रही है वो कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, इमरजेंट रे हो गया, ठीक है। इतना समझ आ गया सभी को, इतने में किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है। नो सर। तो अब ये इमरजेंट रे को भी मैं क्या कर रहा हूँ, पीछे तक ले जा रहा हूँ, ठीक है। पीछे डॉटेड फॉर्म में मैं इस इमरजेंट रे को ले जा रहा हूँ, और ये चेक करने के लिए कि भाई ये जो इमरजेंट रे है कहाँ पर, इंसिडेंट रे के, जो हमने इंसिडेंट रे को पीछे एक्सटेंड करा था ये, ठीक है। आई डैश आप इसको बोल लो। और इससे मैंने क्या करा, इमरजेंट रे को ई डैश तक पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। तो ये कहीं पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल रहे हैं, ठीक है। ये जो मैंने रेड कलर का डार्क पॉइंट बनाया है, यहाँ पर आके इनका क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पर एक एंगल हम बनाते हैं, जिस एंगल को हम डेल्टा कहते हैं, ये डेल्टा एंगल। तो ये डेल्टा एंगल क्या होता है, डेल्टा एंगल होता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। डेविएशन का मतलब ये होता है कि अपने पाथ से जो लाइट रे थी वो कितना डेविएट हो चुकी है। कहने का मतलब है इंसिडेंट रे किधर जा रही थी, इधर जा रही थी, ये है इसकी एक्चुअल डायरेक्शन, ठीक है। और बाद में लास्ट में जो इमरजेंट रे आपकी निकली है, इमरजेंट रे कौन सी वाली है, ये है जो हमने डॉटेड पीछे को बनाई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्चुअल रास्ता था इंसिडेंट रे का, उसके बदले इंसिडेंट रे जो फाइनली आपकी रिफ्रेक्शन के बाद निकली है इन द फॉर्म ऑफ इमरजेंट रे, उन दोनों के बीच में कितना डेविएशन हुआ है, यानी कि कितना अंतर आया है। इंसिडेंट रे जो है सीधे निकल जाती अगर यहाँ पर रिफ्रेक्शन का प्रोसेस नहीं होता, या रिफ्रेक्शन का फिनोमेना नहीं होता। और जो एक्चुअल में हमें रिजल्ट मिला है वो कैसे मिला है, मतलब इंसिडेंट रे फाइनली जाके क्या बन गई, इमरजेंट रे बन गई। तो इमरजेंट रे को जब हमने पीछे तक एक्सटेंड किया, तब हमें पता ये चला कि इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में कितना एंगल है। यानी कि इंसिडेंट रे को जाना तो सीधे था, मतलब जाना इस रास्ते पर था, किस रास्ते पर, इस रास्ते पर, लेकिन वो पहुंचा कहां, इस रास्ते पर पहुंचा। तो इन दोनों के बीच में कितना यहाँ पर क्या है, गैप आया या फिर डेविएशन आया, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो ये डेल्टा आपका सिंबल हो गया किसके लिए, एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है, इस पॉइंट को हम एन ही कह देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, इसको आप ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, इसको हम कहेंगे I1, ठीक है। I1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 1, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 हो गया ये। उसके बाद यहाँ पर जो है ये वाला जो एंगल होगा ये R1 हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल और रिफ्रेक्टेड रे के बीच में R1 एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1।
अब ये 1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट फेज पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज पे इंसिडेंट हुआ जहां पे, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस 1I1 हो गया। फर्स्ट फेज पर रिफ्रैक्शन जो हुआ, तो वहां पर जो एंगल बना रिफ्रैक्शन का वो R1 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो R2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वो भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। कौन सा? फेज 2 पे, ठीक है। फेज 2 पे हो रहा है तो इसको हमने क्या कह दिया? R2 कह दिया। और उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो एंगल निकला, आप इसको वैसे तो एंगल ऑफ इमरजेंस ई भी बोल सकते हो, अदरवाइज आप इस एंगल को I2 भी कह सकते हो। I2 का मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 2, मतलब ऑन फेज 2। वैसे तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहना गलत होगा, बट इसमें I2 लिखा है तो अभी आप I2 ही मान लो। लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है, एंगल ऑफ इमरजेंस, क्योंकि ये रे जो है वो इमरजेंट रे की फॉर्म में बाहर निकल रही है, तो उसका जो एंगल बन रहा है किसके साथ? नॉर्मल के साथ, तो वो हो जाएगा। लेकिन हमने इसको अभी I2 कह दिया, तो I2 ही आप इसको याद रखो, ठीक है। तो ये हो गया। अब इनके नाम दे देते हैं, इसको मैं O कह देता हूं, यहां पर ये वाला पॉइंट P कह देते हैं, ठीक है। ये वाले पॉइंट को हम M कह देते हैं, और ये वाले पॉइंट को हम L कह देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जो है ये वाले पॉइंट को इन्होंने N मान रखा है, तो इसको N ही कह दो। दोनों नॉर्मल का जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट को भी हमने क्या बोला है? N बोला है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला पॉइंट C हो गया, ये वाला पॉइंट B हो गया। प्रिज्म का फेस का जो फ्रंट फेस है उसके ABC हो गया, मतलब ABC ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। और उसके अलावा ये वाला पॉइंट हम R कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हमने Q कंसिडर कर लिया। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिए, ठीक है। ABC हो गया, और उसके बाद OPQR, ये आपका क्या हो गया? रे जो ट्रेवल कर रही है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमरजेंट रे। और नॉर्मल का इंटरसेक्शन जहां पर हो रहा है वो N पॉइंट हो गया, और जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को स्ट्रेच करके हम पीछे ले गए थे, और इमरजेंट रे को जहां पर हम पीछे ले गए थे, तो उनका जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो कहां हो रहा है? M पॉइंट पर हो रहा है। और M पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा? एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा, ठीक है। क्या ये सब चीजें सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है। तो अब आप यहाँ पर थोड़ा सा रिलेशन समझ लो। तो ओपी क्या है? आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपको क्लियर हो गया होगा फिगर से, जो कि एंगल I1 नॉर्मल के साथ बना रहा है। और क्यूआर जो है वो आपका क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस है। मतलब क्यूआर क्या है? आपका रे ऑफ इमरजेंस है, और वहां पर जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोलेंगे, जो कि हमने I2 से रिप्रेजेंट किया है। और ए जो है, अच्छा एक चीज और रह गई, ए यहाँ पर, ठीक है। ए जो होगा वो होगा आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। कौन सा वाला? ये वाला एंगल, ठीक है। ये जो सबसे ऊपर जो ए पॉइंट हमने बनाया था, ये जो सबसे ऊपर हमने ए पॉइंट बनाया है, तो ए पॉइंट पे ये जो एंगल मैंने अभी ड्रॉ करा, ये क्या हो गया? आपका एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, ठीक है। इस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा, अभी ये फॉर्मूला में आएगा, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म। और उसके बाद है म्यू, जो है वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंसिडर कर ले रहे हैं कि म्यू जो है वो आपका क्या है? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है किसका? प्रिज्म का। तो इतनी चीजें हमने कंसिडर कर ली, ठीक है। और यहाँ पर ए क्या हो गया? ए हो गया आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, या फिर आप इसको प्रिज्म एंगल बोल सकते हो, ठीक है। डेल्टा क्या हो गया? एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, ठीक है। I1 क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और उसके बाद I2 क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, या इमरजेंट बोल सकते हो, ठीक है। इमरजेंस या इमरजेंट, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, आपको जो चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। पहली चीज तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि एंगल आर, हाँ, तो सबसे पहली हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं फॉर मिनिमम डेविएशन, ठीक है। मतलब ये है कि जो आपका डेविएशन हो रहा है किसका? इंसिडेंट रे का जो डेविएशन हो रहा है, इंसिडेंट रे जो रिफ्रैक्शन के बाद क्या बन जा रही है? इमरजेंट रे बन जा रही है। और वहां पर जो डेविएशन आपका किसका हो रहा है? डेल्टा एंगल का डेविएशन हो रहा है। अगर आपको उसको मिनिमम करना है, तो मिनिमम करने के लिए आपको कंडीशन ये लगानी पड़ती है कि एंगल R1 इज इक्वल टू R2 आपको रखना पड़ता है, जिसको आप एंगल R मान सकते हो,
ठीक है। अब ये R1 और R2 क्या है? R1 है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन फेज फर्स्ट, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन फेज टू R2 हो जाएगा आपका। तो R1 और R2 आपको यहाँ पर दिख भी रहे होंगे, ये है R1 और ये है R2। तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि अगर हमें प्रिज्म में लाइट रे का जो डेविएशन है वो अगर मिनिमम चाहिए होता है, तो उस मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, एंगल R1 और R2 की वैल्यू को सेम मानते हैं। यानी कि R1 और R2 अगर सेम होंगे तो आपका जो डेविएशन है वो क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, मिनिमम की कंडीशन होती है, मिनिमम डेविएशन की। तो R1 और R2 को अगर हमने सेम कर दिया तो मैं इसको R के बराबर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि जो A होता है ये आपका ज्योमेट्री से होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा कि ये कैसे हुआ, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये ज्योमेट्री से होगा। क्या चीज, कि आपका जो एंगल ऑफ प्रिज्म A है वो आपका R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किससे आएगी, ज्योमेट्री से आएगी। तो एंगल ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा। और अभी हमने ये कहा कि मिनिमम डेविएशन के लिए हम R1 और R2 को एंगल R के बराबर मान ले रहे हैं, दोनों को बराबर मान रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल R प्लस एंगल R हो जाएगी। यानी कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 एंगल R हो जाएगी। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि एंगल R की जो वैल्यू है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है फॉर मिनिमम डेविएशन, वो प्रिज्म एंगल का हाफ होगा। तो ये हमने कह दिया। ठीक है, और दूसरी कंडीशन फिर से ये है कि फॉर मिनिमम डेविएशन, अगर हमें मिनिमम डेविएशन यहां पर चाहिए तो एक और कंडीशन हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं। कौन सी होती है वो कंडीशन होती है a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अगर हमें मिनिमम डेविएशन चाहिए तो ये वाली कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए। क्या, कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो है और जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, इन दोनों का सम I1 प्लस I2 यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस के सम के बराबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ज्योमेट्री से आप समझना चाहोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा है कि इस कंडीशन को ध्यान रख लो। पहली कंडीशन आपने क्या देखी, कि R1 और R2 की वैल्यू को बराबर कर दो। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या देखी, कि a प्लस डेल्टा को I1 प्लस I2 के बराबर कर दो। तो ये जब आप यहां पर कर दोगे तो मिनिमम डेविएशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर डेल्टा की जो वैल्यू है वो डेल्टा m से डिनोट करेंगे। यानी कि मिनिमम डेविएशन, डेल्टा m का मतलब क्या है, मिनिमम डेविएशन। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक और चीज भी हमें ये कंसीडर करनी है कि I1 और I2 ये दोनों एंगल भी आपके बराबर होंगे, जिसको हम I के बराबर ले रहे हैं। ये भी आपकी मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में इंक्लूड होगा। तो कंडीशन एक तो आपको ये लगानी है, और उसके बाद ये भी करना है कि I1 और I2 जो है वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, जैसे R1 और R2 आपके बराबर होते हैं। और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में डेल्टा को हम क्या लिख देंगे, डेल्टा m लिख देंगे। तो अब क्या होगा, इस वाले फॉर्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस डेल्टा की जगह क्या हो जाएगा, डेल्टा m हो जाएगा, और I1 प्लस I2 की जगह क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। 2i मतलब हमने क्योंकि I1 और I2 को i के बराबर मान लिया। ठीक है, तो यहां से अगर आप i की वैल्यू निकालोगे तो वो आपको a प्लस डेल्टा m बाई 2 के बराबर मिलेगी। यानी कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपको प्रिज्म एंगल प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाई 2 के बराबर मिलेगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। अच्छा बताओ, स्नेल्स लॉ क्या होता है, बताओ स्नेल्स लॉ क्या होता है। n equal to angle साइन ऑफ आई अपॉन साइन Tan ऑफ आर I इज इक्वल टू म्यू के बराबर होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो साइन आई अपॉन साइन आर जब आप यहाँ पर लगाओगे, ऊपर आपने आर की वैल्यू निकाली थी, नीचे भी आपने आई की वैल्यू निकाली है, तो ये यहाँ पर जब आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन आर की वैल्यू क्या आई थी, a बाई 2 आई थी ऊपर। ठीक है, a बाई 2, तो ये a बाई 2 आप यहाँ पर रख दोगे। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, म्यू के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला आपको फाइनली मिलेगा, इस फॉर्मूला को आपने ध्यान रखना है। और बाकी फिर जो कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग फिर ये साइन वाइन आप जो भी निकालना चाहो वो आप निकाल लोगे। ठीक है, बताओ समझ आ गया सभी को। Yes. yes sir yes sir ठीक है, तो इतना ही करना है आपने यहाँ पर प्रिज्म वाले डेरिवेशन में, इतनी चीजें आपने समझनी थी। ठीक है, तो इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल जो है वो पूछे जाते हैं, इसलिए ये डेरिवेशन जो है इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन क्या, बल्कि इसके जो रिजल्ट्स हैं
तो वो मैंने आपको समझा दिया कि ए क्या होता है, आई क्या होता है, डेल्टा एम क्या होता है, R1 R2 क्या होता है। ये चीजें आपको समझनी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो बस इतना ही आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतना ही है। और बाकी अब ऊपर चल लेते हैं नोट्स में एक बार। तो ये नोट कर लिया सभी ने या नहीं करा? बोलो, नोट करा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes. तो अब देखो ये यहीं पर ये लिखा हुआ है कि भाई जो प्रिज्म होता है आपका, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो प्रिज्म का होता है वो क्या होता है, n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू के बराबर होता है। ठीक है, n भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू भी लिख सकते हो, दोनों से डिनोट करते हैं। जहां पर डेल्टा एम क्या आपका मिनिमम डेविएशन है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया, बस यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और बाकी वो जो रिलेशन मैंने आपको बताए और मिनिमम कंडीशन क्या होती है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन की कौन कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल होती है। तो ऑप्शन दे देंगे, आपको पहचानना होगा कि भाई इसमें से कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल होती है मिनिमम डेविएशन के लिए। ठीक है, और उसके बाद है द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज नोन एज डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन बेसिकली मैं वही चीज बता रहा था कि प्रिज्म से एक तरफ से अगर व्हाइट लाइट जाएगी तो बीच में जाकर वो डिस्पर्स हो जाती है अपने 7 कलर्स में, और उसके बाद जब वो लाइट वापस से मतलब निकलेगी, ठीक है, कहाँ पर वापस से मीडियम में निकलेगी, तो उसको वो फिर वापस से आपका क्या हो जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसमें शायद नहीं समझ आएगा क्योंकि इसमें ज्यादा दिया नहीं है। तो डिस्पर्जन भी आप एक बार देख लेना, मैं फोटो भेज दूंगा उसकी। ठीक है, और उसके बाद ये टेलीस्कोप वगैरह के और सिंपल माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले ये हम कल कर लेंगे। थोड़ा सा ये 5 मिनट का है बस। तो ये फॉर्मूला ही बस इंपॉर्टेंट है। ये सीधे सीधे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करने को आता है कि मैग्नीफाइंग पावर निकालो, एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालो। ठीक है, ऐसे करके आपसे पूछा जाता है। इसको जो है हम कल सुबह कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आप इतना कर लो और बाकी क्वेश्चंस जो है वो आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, चलो फिर अब आप लीव कर सकते हो।